हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 यानी द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का जो कल मैंने आप वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर पहले को हल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर पहले को हल करा दिया था और कुछ उसकी जो थ्योरीज थी, कुछ उसका जो डिफिनीशन था द्विघात समीकरण का, वो सब मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे कि दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि दिया क्या है। तो दिया है आपका, देखिए कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इसको क्या करना है ना, हमें द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ बदलना है, हल नहीं करना है, सिर्फ ये बदलना है, कहना है कि द्विघात समीकरण हो गया। ये नहीं कि x और y का मान निकालना है, सिर्फ हल करना है और द्विघात समीकरण के रूप में दिखा देना है, तभी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं। कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आप सोचेंगे कि आयतकार क्या होता है। तो देखिए आयत ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया आयत। अब बताइए ये आयत का क्षेत्रफल पूरा कितना दे दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये होता है आपकी आयत की लंबाई और ये होता है आपकी आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो आपको आयत की लंबाई पता चल गई कौन सी होती है, आयत की चौड़ाई पता चल गई कौन सी होती है। उसके बाद अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब कहा है कि जो लंबैया है ना उस चौड़ाई के दोगुनों से एक अधिक है। एक मतलब कि जो लंबाई है उस चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो अगर आप चौड़ाई को क्या मान लें, x क्या मान लें, माना चौड़ाई बराबर x। तो भाई साहब अगर आप चौड़ाई x मान लें तो कहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तब लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी आपकी, कहा है चौड़ाई के दोगुने। तो चौड़ाई है ये, तो एक दोगुने से एक अधिक है तो उससे एक अधिक कर दीजिए, बस हो गया। लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। उसके बाद क्या कहा है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फिर देखिए अब आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या आयत का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और यही फार्मूले से हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब चलिए हम लोगों को फार्मूला पता चल गया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आयत का पूरा क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 528। तो आयत का पूरा क्षेत्रफल हो गया आपका 528। अब देखिए लंबाई आपका x है और चौड़ाई आपका कितना, देखिए लंबाई आपका कितना है, तो लंबाई है आपका 2x + 1 और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है आपका x। बस इसे सॉल्व कर देंगे और हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आराम तरीके से आ जाएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या करना है, 528 को इधर ही रहने दीजिए। x का 2x में गुणा करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो कितना होगा x। अब बताइए ये प्लस में है ना, तो उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x, है प्लस में था तो उधर जाके माइनस 528 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। यही पूछा था कि चूंकि क्या कीजिए, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो आपने क्या किया, एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया और बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आप कहेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसके मैक्सिमम घात 2 है। जिसका मैक्सिमम घात 2 होगा समझ लीजिएगा कि वह क्या है, वह एक द्विघात समीकरण है। तो चलिए ये हो गया आपके दूसरे का पहला का आंसर और अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे का दूसरा का आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए
दो धनात्मक पूर्णांक का है, तो धनात्मक पूर्णांक वो भी कैसा क्रमागत यानी क्रम से होना चाहिए। यानी आप 1 माने तो फिर 2 माने, फिर 3 माने, फिर 4 माने, लेकिन हमें मानना है तो कुछ हम अल्फ़ाबेट्स में से मानेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने x माना, तो x के बाद क्या आएगा x+1, x+1 के बाद क्या आएगा x+2, x+2 के बाद x+3, तो ऐसे क्रम से जाता जाएगा। तो हमें तो सिर्फ 2 मानना है ना, तो हम लोग हल करते समय मानेंगे, क्या मानेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर y नहीं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो एक चर वाला है, तो इसमें एक सिर्फ मानेंगे। तो देखिए चर, अब बताइए दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका x+1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्रमागत कहा है यानी क्रम से, यानी आप x माने तो फिर x+1 माने, फिर x+2 माने, x+3 माने, तो ये एक क्रम चलता जाएगा आपका। जैसे आप 0 मानते हैं, फिर 1 मानते हैं, फिर 2 मानते हैं, फिर 3 मानते हैं, ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको हल करके बताता हूँ। तो अब बताइए कहाँ क्या है, तो अब लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। तो कहाँ है भाई साहब कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो दोनों है ना, एक गुणनफल कितना है 306। ठीक है, इस दोनों का गुणनफल कितना है 306। अब बस इसे हल करना है, तो हल कीजिए। x का x में करेंगे गुणा तो x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x बराबर 306। तो अब बताइए हई हो गया x स्क्वायर प्लस x, हई प्लस में इधर माइनस में 306, ये हो गया बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। सिर्फ यही पूछा था आपसे, x का मान निकालने के लिए नहीं कहा है। जो आपसे यही पूछा था तो आप सिर्फ इतना ही बताएंगे। समझ में आ गया, और इतना ही बता के आप पेपर में अपना नंबर गेट कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ x+26 वर्ष की है। तो आप क्या मानेंगे कि माना रोहन की आयु कितना x, तो रोहन की आयु x हो गई, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ की आयु हो जाएगी x+26। ठीक है, अब भाई साहब माँ की आयु जब x+26 हो गई तो उसके बाद कहा है क्या कि देखिए 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 वर्ष बाद जाएंगे ना, तो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। तो अब भाई साहब बताइए, इस समय रोहन x वर्ष का है, तो 3 साल बाद रोहन कितना हो जाएगा, तो 3 साल बाद रोहन x+3 वर्ष का हो जाएगा। जैसे मैं इस समय 20 वर्ष का हूँ, तो 3 साल बाद मैं 23 वर्ष का हो जाऊँगा। इसी प्रकार अगर 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु हो जाएगी। देखिए माँ इस समय x+26 वर्ष की है, और 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो माँ की आयु हो जाएगी x+29 वर्ष। ठीक है, और अब बताइए, अब कहा है कि देखिए उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात देखिए, एक रोहन की आयु ये थी, उसकी माँ की आयु ये थी, इनका गुणनफल कितना हो जाता है 360 हो जाता है। देखिए फिलहाल x+3 और गुणे x+29 का गुणनफल कितना हो जाता है, तो दोनों का गुणनफल हो जाता है 360। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है और हम लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक x उठाइए, इन दोनों में गुणा कीजिए, तो x का x में गुणा कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x का 29 में गुणा 29x। अब 3 उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, 3 के x में गुणा 3x, 3 को 39 में गुणा, तो देखिए 9 3 27 को 7 हाथ में लगा 2, और देखिए फिर 3 गुणा का 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 87 हो गया, बराबर कितना है 360 है। अब देखिए x स्क्वायर, इसे जोड़ दीजिए, 29 और 3 कितना हो जाएगा, तब 32 हो जाएगा x।
अब बताइए हाई प्लस 87 है, हाई माइनस प्लस में है ना, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस में 360 बराबर 0। अब बताइए 360 में 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई साहब 360 में 87 घटाइए तो 10 में 7 दिया कितना बचेगा 3, और यहाँ हो गया 5, तो 5 में 8 जाएगा कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 3। यानी आपका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 373, ठीक है, बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। क्या ये हो गया आपका आंसर? तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, प्रश्नावली जो प्रश्नावली 4.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता भी है। अभी फिलहाल आपके चैप्टर में सिर्फ यहीं तक का पूछा है, ठीक है, सिर्फ यहीं तक का पूछा है। लेकिन अब जाएंगे अगर आप प्रश्नावली 4.2 में, तो आपको क्या करेगा, इतना तो ज्ञात करना ही है, लेकिन उसके बाद भी आपको x का मान ज्ञात करना है। तो वो मैं बताऊंगा कि किन किन विधियों से x का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। 3-4 विधियां होती हैं, तो सब विधियां मैं आपको बताऊंगा x का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब जल्दी से जल्दी इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर कि चौथा नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है आपका कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी चाल जो है लगातार है, कभी कम बेसी नहीं हो रही है, एक समान चाल से जा रही है। यानी मैं यहाँ से गाजीपुर जा रहा हूँ, चाहे बनारस जा रहा हूँ, चाहे लखनऊ जा रहा हूँ, तो एक लगातार से, यानी मैं क्या कर रहा हूँ 180 किमी की दूरी समान चाल से जा रहा हूँ। यानी मैं सपोज कीजिए कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूँ, तो ना चाल मेरी कम है ना बेसी है, तो वो आपकी समान चाल हो जाएगी। कहा है चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। फिर कहा है कि यदि हम उसकी स्पीड को 8 किमी प्रति घंटा बढ़ा दें तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो पूछा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या कि आपकी जो पूरी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की, ठीक है। तो अगर आपने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल अगर आपने यक्स मान लिया, तो अब बताइए रेलगाड़ी की चाल अगर आपने यक्स मान लिया तो रेलगाड़ी में लगा समय कितना हो जाएगा रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी का समय हो जाएगा बताइए 480/x। अब आप कहेंगे कि आपने 480/x के क्यों लिख दिया, एक फार्मूला होता है भाई साहब, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको यहाँ से समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो बताइए दूरी 480 थी, आप बटे में चाल आपका यक्स था, तो 480/x नहीं होगा, तो होगा। अब हम लोग देखेंगे नई चाल, क्या, नया चाल के बारे में। तो नया चाल में आप देखेंगे तो क्या कहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो बताइए पहले चाल यक्स थी और 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो x + 8 हो जाएगी। तो समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा आपका भाई पूरी डिस्टेंस थी 480 किमी की, चाल था आपका x + 8। अब चलिए अब क्या करना है, तो कहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। अब देखिए तो क्या कहा है ना कि देखिए पहले इस दोनों को बराबर कर लीजिए, हाई 480/x इक्वल टू 480/x + 8। एक बात ध्यान देंगे तो कहा है कि जो ये है ना, जो ये है वो क्या कर रहा है ना, 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो भाई साहब एक बात ध्यान दीजिए, जब ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है तो अगर आप इसको भी 3 घंटा अधिक समय दे दें तभी ना दोनों की समय आपस में बराबर होंगी। एक बात ध्यान से देखिए, जब ये वाली दूरी, जब ये वाली जो समय है वो 3 घंटा अधिक ले रही है, ये पहले ही से कह दिया है। तो अगर बताइए ये वाली दूरी में अगर 3 घंटा और अधिक कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। अब यहाँ से यक्स का मान निकालते हैं, यक्स का नहीं पहले समीकरण बनाते हैं भाई, 480/x + 8 इसी तरह रहने दीजिए, हाई प्लस में है तो उधर भेजिए माइनस में, कितना 480/x, अब बराबर है 3 को उसी तरह का उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या है कि ये 480 को कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो कितना बचेगा 1/x + 8 आई -1/x इक्वल टू 3। अब देखिए 3 से 480 कटेगा कितनी बार में, तो वही देखिए 3 से कटाइए ना, 3 × 3 और 3 दूना के
3 एकमा 3 और 3 नमा 18, यानी 190 बार में कटेगा। कितने बार में तो देख लीजिए, 3 एकमा 3, 3 दूना के 18, नहीं 3 एकमा 3 बचा 1 और 3 3 छक 18 होता है। कितना 3 छक 18 होता है। तो अब बताइए यहाँ क्या 160, तो अब आप इसे हल करेंगे। ये था 160 और ये देखिए नीचे लसा लेंगे तो x और x प्लस 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसका इसमें भाग देंगे तब बचेगा x, तो x का इसमें गुणा कर देंगे तो x, x माइनस 1 का इसमें गुणा कीजिए तो देखिए x का करेंगे तो x। अब बताइए x माइनस है तो हाई माइनस 1 अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो x माइनस 8। और अब ध्यान से देखेंगे तो बराबर कितना था 1, क्योंकि ये कट गया था तो 1 था। अब बताइए हाई x से हाई x कट गया ना। अब बताइए 160 में -8 का गुणा कर दीजिए। कितना 160 में -8 का गुणा करेंगे तो 0 और 8 छक 48 को 8 हाथ में लगा कितना 4 और 8 का 8 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी 1280 वो माइनस में। फिर देखिए बटा में कितना हो जाएगा x कोष्ठ में x प्लस x बराबर 1। अब क्या कीजिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हाई वाला जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए हाई -1280 बराबर क्या x और क्वेश्चन में x प्लस 8 हो जाएगा कि ना, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उतना ही आता है। और अब ध्यान दीजिए भाई -1280 बराबर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 8 में गुणा करेंगे तो 8x, तो भाई प्लस में था तो उधर माइनस में भेज दीजिए, माइनस में था तो उधर प्लस में भेज दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 8x फिर प्लस 1280 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण, और यही समीकरण आपको कहा था और यही समीकरण आपने ज्ञात कर लिया। देखिए हम लोग यहाँ से x का मान ज्ञात करके हम लोग रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं ज्ञात करनी है। हमें कहा था कि निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोगों ने सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त ही किया है। ठीक है, समझ में आ गया, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने क्या किया, प्रश्नावली 4.1 को पूरा समाप्त कर दिया, और कल बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.2 पर। तो तब तक के लिए जय हिंद।